नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका आज यूरोप दौरे का दूसरा दिन है। पीएम आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान उनकी तरफ से किया जाएगा। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। पीएम मोदी फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। पीएम व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और रात के खाने के लिए क्वीन मार्गरेट से मिलना उनका तय है। बताते चले कि पीएम मोदी ने अपना पहला दिन जर्मनी में बिताया और काफी ज्यादा अहम और खास उनके इस दौरे को माना जा रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार भव्य स्वागत किया गया। जब वो वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया और उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्ची जो पेंटिंग दिखाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा खुश नजर आए। वो उनके साथ बातचीत भी की और फोटो भी क्लिक कराया। उसके बाद ये जो पेंटिंग जो बच्ची ने बनाई है, जो चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाया है, उस पर हस्ताक्षर अपने करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे के साथ गीत गुनगुनाया। तो एक जो आप इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनेक्टिविटी देख पा रहे होंगे बच्चों के साथ, वो अमूमन देखते ही बनती है। जब भी वो इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वहां पर उनकी मुलाकात बच्चों से होती है, तो इसी तरह वो घुल मिल जाते हैं और काफी ज्यादा उनका स्नेह देखते ही बनता है। तो 3 तस्वीरें, यूरोप दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान बच्चों से जब मुलाकात हुई तो किस तरह से प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए और उसके बाद जिस तरह से बच्चे भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि किस तरह का दबदबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में है। दुनिया भर में कितनी लोकप्रियता है उनकी, दुनिया भर में लोग कितना पसंद करते हैं उनको, कितना प्रिय है वो बच्चों को, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और काफी ज्यादा उनका ये दौरा जो है अहम और खास माना जा रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पौरर साहब हैं हमारे साथ। सब बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। निरंजन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर हैं और ऐसे में आपसे इस दौरे के मायने हम समझना चाहेंगे, किन मायनों में इस दौरे को हम अहम माने? देखिए, मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि जो ये 3 देशों का जो दौरा है, जिसके अंदर कल जैसे प्रधानमंत्री जी जर्मनी थे और आपने देखा होगा जिस तरीके से वहां पे प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया कि जो अंतर्राष्ट्रीय अशांति है, जिसको हम कहें रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और कई देशों के अंदर तनाव है और बहुत सारे देश इस चीज की, उनकी आर्थिक स्थिति इस चीज से पीड़ित है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कल वहां पे एक स्टेटमेंट दिया, आप ये मान के चलिए कि भारत वहां पे एक स्टेट्समैन की भूमिका के अंदर नजर आया अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता हमने 2014 के बाद में जब भी विदेशी दौरे इन्होंने किए, हमने देखा है कि इनका होमवर्क और इनका अपने आप में एक पूरी तैयारी करके जिस तरीके से ये निकलते हैं, तो उस हिसाब से ये मान के चलिए सेंचुरी बना करके ही ये वापस पेविलियन में आते हैं। और मेरे को पहले से ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यूरोप के अंदर जो अभी 3 देशों में से 2 देश हैं, जर्मनी और फ्रांस, इन 2 देशों के अंदर जिस तरीके से हमारे कुछ सामरिक संबंध भी इनके साथ हैं और हमारे व्यापारिक संबंध भी इनके साथ हैं, तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी जैसे मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि पहले जिस तरीके से इनका रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ और भारत का अपना जो स्टैंड था उसके अंदर जो ईयू के जो यूरोपीय यूनियन के जो देश है उनके अंदर एक ये शंका भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा था, तो उसको इस दौरे ने मान के चलिए कि भारत को आज एक विश्व बिरादरी के अंदर इस तरीके से नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया है कि आज हमारे को यूरोपीय देश भी आज हमारे को महत्व दे रहे हैं और रशिया भी हमारे को महत्व दे रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इतना बैलेंस मैंने कभी भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो भारत सदा से गुटनिरपेक्ष रहा है, किंतु जो इस समय जो पिछले 7-8 साल से जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध चल रहे हैं, कि आपने देखा होगा कि हमारे मिडिल ईस्ट के जो देश है
उनके साथ खाड़ी देशों के साथ भी हमारे संबंध है, इजराइल के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारे संबंध रशिया के साथ भी अच्छे हैं, हमारे संबंध अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इतना बैलेंस जो है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आत्मीयता के साथ राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो उससे नेक्स्ट लेवल के संबंध होना लाजमी है। और हमें इस चीज की पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जब भारत वापस लौटेंगे अपना दौरा पूरा करके, तो आप देखिए ये पूरी निश्चित रूप से ये डबल सेंचुरी करके आएंगे। क्योंकि निरंजन जी अमूमन हमने देखा है जिस तरह से आप कह रहे हैं करीब 7 से 8 सालों में जो भारत देश की छवि बदली है और जिस तरह से बैलेंस बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उनकी लोकप्रियता कह लीजिए, उनका दबदबा कह लीजिए, या आप ही की बात को अगर मैं समझूं जिस तरह से आपने कहा जो होमवर्क जो उनकी तैयारी होती है वो बेहतर तरीके से होती है, जिसके बाद वो सेंचुरी बनाकर ही पवेलियन वापस लौटते हैं। तो उन्हीं का एक दबदबा है कि आज विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि कायम हो गई है जिसकी वजह से भारत की भी लोकप्रियता बढ़ी है और देश अलग अलग देशों के जो बच्चे हैं, जो वहां के लोग हैं, सिटीजन हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कुछ तस्वीरें भी निरंजन जी आपने कल देखी होंगी जब बच्चों से वो बातचीत कर रहे थे, किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर थी और कितने उत्साहित बच्चे नजर आ रहे थे। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से मैं आप ही की बात में और चीज जोड़ना चाहूंगा कि आज से पहले आपने कभी देखा होगा कि जो विदेशों के अंदर बसे हुए जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी वहां पे कितनी क्या साख थी और आज वहां पे उनकी कितनी धमक है। चाहे वो किसी भी देश के अंदर, अमेरिका के अंदर हो, चाहे किसी भी देश में, यानी कि जहां पे न्यूनतम स्तर पे हमारे लोग रहते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से वहां पे वहां की सरकारें, वहां के लोग जिस तरीके से महत्व देने लग गए, उसका केवल और केवल एक कारण है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां। ये जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं वहां के प्रवासी भारतीयों से जरूर मिलते हैं और उसको जिस तरीके से ये करते हैं। और अभी आपने जो बात कही, मैं इसके अंदर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर धमक अगर आपने देखनी हो तो रूस और यूक्रेन के जो युद्ध का जो शुरुआती दौर था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मेरा सीना आज गर्व से फूल जाता है कि भारत का झंडा लगे हुई बस को अगर चाहे यूक्रेनी सेना हो चाहे रूसियन सेना हो, उसको बिना रोक टोक के उसको जाने दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री जी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से जब बात करी तो यहाँ तक कि समझ लीजिए घोषित युद्ध विराम भी 4 दिन के लिए कर दिया गया था कि ताकि भारतीय छात्र वहां से निकाले जा सके। तो इतनी बड़ी वैश्विक धमक, जिसको मैं कहूंगा कि हमारी जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हमारी जो छाप है, ये इस चीज से साबित होती है कि हमने पिछले 7-8 साल के अंदर बहुत अच्छी डिप्लोमेसी। और देखिए प्रधानमंत्री जी की एक चीज में सबसे खास आपको मैं बताऊं कि अगर उनको कहीं किसी भी अच्छाई के लिए, देश के लिए अगर लाइन तोड़ करके या परंपरा तोड़ करके आगे बढ़ना पड़े तो वो भी आपने देखा होगा कई बार। और विशेषकर आपको मैं बताऊं, देखिए जैसे एस जयशंकर साहब थे, ये विदेशी मामलों के मंत्रालय के अंदर ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन इन्होंने जब देखा कि इनके अंदर वो एक योग्यता है, इनके अंदर वो एक क्षमता है, तो इन्होंने उनको वहां से निकाल करके और सीधा अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। तो इतना और उसी का ये परिणाम है कि आज जो इनकी विदेश नीति की जो टीम है, भारत की विदेश मंत्रालय की जो टीम है, वो इतना अच्छा कार्य करके और इतना अच्छा होमवर्क तैयार करके प्रधानमंत्री जी के हाथ में देते हैं ताकि प्रधानमंत्री जी गोल कर सके वहां जाकर के। तो ये एक समझ लीजिए नीति, नियत और काबिलियत तीनों का एक मिश्रण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निरंजन जी। जी धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का आज दूसरा दिन है। डेनमार्क के पीएम से भी मुलाकात उनकी होगी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें, जिस युद्ध का जिक्र किया निरंजन जी ने भी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हुआ रूस यूक्रेन के बीच, उसे लेकर भी जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस युद्ध का अंजाम कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और आज से 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के आज अक्षय तृतीया के पर्व पर कपाट खुलने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी।
चार धाम यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी अब जरूरी नहीं होगी। केदारनाथ के कपाट जहां 6 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं भक्तों की खुशी और उत्साह, क्योंकि आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और लोग जो श्रद्धालु हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था उन्हें इस चार धाम यात्रा का, जिसका आगाज आज से हो रहा है। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और आपको ये भी बता दें कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना भी अब अनिवार्य नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा रहा था, अब वो रिपोर्ट लेकर जाना भी अनिवार्य नहीं है। तो आपको बता दें कि 3 मई से ये चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे। भक्तों की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच को भी अनिवार्य नहीं किया। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसे सीमित कर दिया है, क्योंकि पहले जिस तरह से यात्रा रोक दी गई थी उसके चलते अब काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे थे यहां पर दर्शन के लिए। लेकिन ऐसे में सरकार ने इसे सीमित कर दिया है। एक दिन में कितने श्रद्धालुओं को अनुमति मिली है जाने की, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अजय पांडे से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय, चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है, इसे लेकर क्या कुछ तमाम इंतजाम उत्तराखंड सरकार की तरफ से किए गए हैं और एक दिन में कितने श्रद्धालु जिन्हें जाने की अनुमति दी गई है? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से और पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है आज से, तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। इसकी वजह यह है क्योंकि बढ़ते कोरोना की वजह से जिस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं रहा अब, तो ऐसे में बढ़ते संक्रमण पर भी काबू पाना जरूरी है, क्योंकि काफी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं पहुंचने के लिए। तो ऐसे में इस संख्या को सीमित कर दिया गया ताकि कोविड-19 के बढ़ने का खतरा कम हो जाए। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है 45 दिन तक लागू रहेंगी। श्रद्धालुओं के आगमन से पहले राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश जो है वो दिया गया है। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही 3 मई यानी आज चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस बीच उत्तराखंड सरकार ने चारधाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसे सीमित किया है। सरकारी निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालु ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने जा सकेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 12,000 प्रतिदिन निर्धारित की गई है। इसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। गंगोत्री धाम के दर्शन करने सिर्फ 7,000 श्रद्धालु रोज जा सकेंगे। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए 4,000 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी गई है। तो चारधाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था है ये वो 45 दिन तक लागू रहेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको राज्य के पोर्टल पर जाने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते आगे, गुजरात में कांग्रेस के नंबर 2 नेता हार्दिक पटेल और पार्टी के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदल दिया है। हार्दिक पटेल ने अब अपने ट्विटर हैंडल के बायो से कांग्रेस का उल्लेख हटा दिया है। हार्दिक पटेल की तरफ से ट्विटर हैंडल का बायो बदले जाने के बाद से अब उनके अगले कदम को लेकर कयासों का दौर
तेज हो गया है। हार्दिक पटेल के बायो बदलने के बाद से ही कांग्रेस का नाम गायब वहां पर हो गया है, जो पहले वहां पर नजर आता था। हार्दिक पटेल की तरफ से बायो बदलने का कदम ऐसे समय में उठाया गया जब कांग्रेस पार्टी और उनके बीच तनातनी चल रही है। बढ़ते आगे, देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। एक महीने के रोजे के बाद आज चारों ओर ईद की धूम देखने को मिल रही है और ईद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी, अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, यूपी समेत अलग अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। बताते चले कि सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि आज ईद मनाई जाएगी। अलग अलग राज्यों से अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों ने नमाज अदा की, उसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। और उधर महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है। हाल ये है कि अब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 4 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भाई वर्सेस भाई की लड़ाई हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर पर आई। ठाकरे को मिला ठाकरे का कड़ा अल्टीमेटम, 3 मई तक नहीं सुनी तो 4 मई को होगी बड़ी लड़ाई। एक और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर की आवाज का पारा नीचे जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर ने राजनीति के पारे को बहुत ज्यादा गर्मा कर रख दिया है। हाल ये हो गए हैं कि सालों पहले तक एक ही सिद्धांत पर चलने वाले भाई भाई की अब उन्हीं सिद्धांतों को लेकर बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ये लड़ाई कोई पहली लड़ाई नहीं है जब दोनों भाई किसी मुद्दे पर आमने सामने हों। इसके पहले भी कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर भाई भाई सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी बानगी राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली में साफ साफ देखने को मिली है। हालांकि 16 शर्तों की टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ठाकरे को ये रैली करने की परमिशन जरूर मिली थी, लेकिन अंडर परमिशन होने के बाद भी राज ठाकरे अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम देने से नहीं चूके और लाउडस्पीकर के नाम पर 3 मई तक आवाज बंद करने की धमकी सीएम ठाकरे को दे डाली। रैली में राज ठाकरे ने कहा, हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। माझी संपूर्ण देशवासियांना, अख्ख्या संपूर्ण देशातल्या माझ्या हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की बिलकुल मागचा पुढचा काही विचार करू नका। हे भोंगे उतरले गेलेच पाहिजेत। सगळ्या धार्मिक स्थळांवरचे, मग उद्या मंदिरांवरचे असतील तरी उतरले गेले पाहिजेत, पण ह्यांचे उतरल्यानंतर आपण सगळेजण, आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। पोलिसांकडनं वाटल्यास रीतसर परवानगी घ्या, लाउडस्पीकरची परवानगी घ्या, त्यांना द्यावीच लागते, पण ती परवानगी घेऊन आपण या सगळ्या गोष्टी जोरात कराल आणि सामाजिक दृष्ट्या हा इतके वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न हा कायमचा निकाली लागेल, याच्यासाठी सगळ्यांनी आपण हातभार लावावा ही नम्र विनंती करतो आणि आपणा सर्वांची
यही नहीं, राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो इसके आगे की जिम्मेदारी नहीं होगी, हम अपने तरीके से इसका निपटारा करेंगे। यही नहीं, मनसे चीफ ने रैली में शरद पवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार को कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार सांगतात की दोन समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दोही वाजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना, त्याने दोही माजते आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची, हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। महाराष्ट्र में छिड़ी भाई भाई की जंग में ये देखना दिलचस्प होगा कि छोटे भाई का बड़े भाई को दिया अल्टीमेटम क्या रंग लाता है और 4 मई को राज ठाकरे का क्या क्या नया एक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।